नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप्स के, आप लोग जा कर के उन जरूरी ग्रुप्स को अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि अधिकतम लाभ आप सबको मिल सके। बाकी पेड ग्रुप के साथ जितनी चीज़ें उनको दी गई हैं और दी जा रही हैं उनको बार बार रिवाइज़ करें, जितना हो सके रिवाइज़ करें, और कहीं झांक ताक करने का न तो समय है न तो प्रयास करें, ठीक है। बाकी अभी ये सेगमेंट जो चल रहा है, 2 वीडियोस डेली हमारे आ रहे हैं नियम से। एक सुबह 8 बजे या उसके पहले हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे परीक्षा खबरी करंट अफेयर्स का वो आपको दें। वो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपको काफ़ी योगदान देगा। दूसरा है कि अभी प्रीलिम्स चल रहा है तो प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस है, बाद में मुख्य परीक्षा जब प्रीलिम्स दे लेंगे तो मुख्य परीक्षा पे ज़्यादा फोकस हो जाएगा उसमें। और रात 8 बजे का यह वीडियो रिवीजन वीडियो है और इसमें संपूर्णता में आपकी तैयारी स्टैटिक जीके की पूरी होगी। हिस्ट्री जियोग्राफी का भी सेगमेंट चल रहा है, इसके बाद अन्य 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट लेकर समाप्त करेंगे और जब समाप्त हो जाएगा तो रिवीजन करेंगे। बाकी कल भूगोल का, विश्व भूगोल का कंप्लीट वीडियो आएगा। कंप्लीट वीडियो जो मैं दे रहा हूँ दिन में, तो कल 11 बजे आप लोग देखना मत भूलिएगा। विश्व के भूगोल का कंप्लीट वीडियो, केवल 3 घंटे में विश्व भूगोल किसी भी स्तर की आप परीक्षा दें, कंप्लीट आपके लिए पैकेज प्रीलिम्स के लिए, वो देख लीजिएगा। बाकी हम टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करेंगे ही। आप लोग समय अवश्य दें अपने आप को, अपनी तैयारी को। नहीं देंगे समय तो केवल सामग्रियां देख लेने से और लाइक करके या सेव करके रख लेने से कुछ नहीं होगा। समय समय पर उसका दोहराव, रिवीजन आवश्यक है। चलिए आज के प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे? आरसी दत्त, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इनमें से ऊपर के 3 जो लोग थे, आरसी दत्त, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये पुराने लोग हैं। ये संस्थापना से, स्थापना के दिन से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। तो पहला, दूसरा, तीसरा अर्थात ए वाला राइट आंसर होगा। नेहरू बाद में आए हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद बाद में आए हैं। तो चौथा, पांचवा नहीं होगा इसमें, 1, 2, 3 ए वाला राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। ह्यूम का मुख्य उद्देश्य संभवतः शिक्षित भारतीयों के मध्य बढ़ते असंतोष के लिए सेफ्टी वाल्व प्रदान करना था, ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा न हो सके, 1857 की जो उग्रता थी वो दोबारा न पनप सके। इसकी स्थापना के समय महत्वपूर्ण नेता दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दिनशा वाचा, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय आदि प्रमुख थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इसके बाद हुआ था 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1890 में मक्का में हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना के बहुत बाद में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार ये दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ब्रह्म समाज के प्रचार का विरोध करने के लिए स्थापित किया गया था? ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये एक सुधारवादी आंदोलन एक प्रकार से था, रूढ़िवादिता पर चोट करता था। तो निश्चित रूप से कोई रूढ़िवादी सभा होगी जो इसका विरोध कर रही होगी। तो कौन सी थी सभा? धर्म सभा थी, ध्यान रखिएगा, धर्म सभा, बी वाला राइट आंसर होगा। तो राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के प्रचार के प्रत्युत्तर में 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थक यह संगठन सामाजिक धार्मिक मामलों में यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में था, अर्थात जैसे सती प्रथा है तो सती प्रथा को बनाए रखने के पक्ष में था। यहाँ तक कि यह सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध कर रहा था। तो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय का जो एक पक्ष आप देखते हैं सुधारवादी, तो वहीं कुछ ऐसे भी धर्म सुधार आंदोलन देखते हैं जो धर्म में सुधार की बजाय जो धर्म में भ्रांतियाँ, जो धर्म में अंधविश्वास, जो गलत प्रथाएं चल रही थी उनको बरकरार रखने के लिए चल रहे थे। चौथ और सरदेशमुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथ व्यापार पर कर था जबकि सरदेशमुखी भूमि पर कर था।
इन्हें केवल मराठा साम्राज्य के अंतर्गत स्थित क्षेत्रों पर ही लगाया जाता था। आप समझिए इस चीज़ को कि ये मराठा साम्राज्य के क्षेत्र हैं और ये आसपास के क्षेत्र हैं। ये मराठा यहाँ पे शासन कर रहे हैं और आसपास के क्षेत्रों पर इनका आतंक है और इस पर ये वंशानुगत अधिकार समझ रहे हैं। हालांकि प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है इन क्षेत्रों पे, लेकिन यहाँ पे युद्ध न करें, यहाँ के लोगों को भय से मुक्त रखने के लिए कि तो हमको कुछ कर दो तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, इसके लिए चौथ और सरदेशमुखी ये दो प्रकार के कर वसूले जाते थे। चौथ जो होता था भू राजस्व का चौथा हिस्सा होता था, ठीक है, चौथा भाग होता था, और सरदेशमुखी भूमि कर का 10% अतिरिक्त कर लगता था इस पे, अतिरिक्त कर, अर्थात चौथ का अतिरिक्त कर इसमें 10% लगाया जाता था। ये सरदेशमुखी होता था। तो ये क्या सही है? पहला बिल्कुल गलत है। व्यापार से मतलब नहीं था यहाँ पे। हालांकि दूसरा पार्ट सही है, सरदेशमुखी भूमि पर कर था। दूसरा, इन्हें केवल मराठा साम्राज्य के अंतर्गत स्थित क्षेत्रों पर लगाया जाता था। ये भी आपने देख लिया गलत है। तो न तो एक न तो दो। मराठा छापेमारी से बचने के लिए मराठों को दिए जाने वाले भू राजस्व का चौथा हिस्सा चौथ कहलाता था। सरदेशमुखी उस भूमि पर आरोपित 10% की अतिरिक्त राशि थी जिस पर मराठे अपने वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे। कथन 2 सही नहीं है। चौथ और सरदेशमुखी मराठों द्वारा कराधान नवाचार नहीं थे। मुगल राज्य के मराठा क्षेत्र से सटे हुए भागों में छापेमारी न करने के आश्वासन के बदले मुगलों द्वारा मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया था। ये मुगलों द्वारा अधिकार प्राप्त था, ध्यान रखिएगा, लेकिन बाद में मुगलों ने इसमें रोक लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन मराठों ने इसको बंद नहीं किया था। ये भी एक उनके मध्य अंतर्विरोध का एक कारण था। चौथ और सरदेशमुखी करों की वसूली मराठा साम्राज्य में नहीं की जाती थी, जबकि पड़ोसी क्षेत्रों के मुगल साम्राज्य या दक्कनी सल्तनत से इनकी वसूली की जाती थी। हमने आपको बताया ये चीज़। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने संकल्प आंदोलन आरंभ किया था किसके लिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसी तरह के अन्य प्रश्न देखिए। हमारा टेस्ट सीरीज़ मैंने कई बार आप लोगों को जोर देकर कहा है, अपने स्टूडेंट्स को खासकर, कि टेस्ट सीरीज़ अवश्य हमारी लीजिए। उन 16 टेस्ट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपकी तैयारी, अगर आपके 70-80 मार्क्स रह जा रहे हैं तो ये आपको 100 क्रॉस करवा देगा ईज़िली। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ अवश्य आप लोग लीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है 9453775039। एक बार पुनः बोलूँगा 9453775039। बहुत मेहनत से बनाई गई है, टेक्निकली उसको तैयार किया गया है। उसको अवश्य आप लोग देखें टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है। कुछ डेमो टेस्ट हैं, उसको आप देख लें और सॉल्व करिए, आनंद आएगा आपको। तो नेशनल सोशल, लगेगा कि हाँ कुछ नया हमको देखने को मिल रहा है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने संकल्प आंदोलन आरंभ किया था। किसके लिए आरंभ किया था? बाल विवाह के विरुद्ध संकल्प लेने के लिए। बाल विवाह को समाप्त करना चाहते थे। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ने इसीलिए संकल्प आंदोलन आरंभ किया था। महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा स्थापित नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, कई बार पूछा भी है किसके द्वारा स्थापित था, तो इन दोनों के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक प्रकोष्ठ था समाज सुधार करने का। इसके द्वारा बाल विवाह निषेध करने की शपथ लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए सुप्रसिद्ध संकल्प आंदोलन आरंभ किया गया था। एकदम जुबान पर रहना चाहिए आप लोगों के। सत्यशोधक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसने ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। इसका उद्देश्य तथाकथित निम्न जातियों को शिक्षित करके और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर मुक्ति दिलाना था। तो सबको मालूम है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी, है ना। तो ये वाला गलत है पहला, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। तो दूसरा और तीसरा वाला सही हो जाएगा। राइट आंसर सी। तो इसे ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया था। यह तथाकथित निम्न जातियों को शिक्षित करके और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर मुक्ति दिलाने का प्रयास था।
ज्योतिबा फूले ने अछूत माने जाने वाले लोगों के कल्याण की वकालत की थी। ज्योतिबा फूले ने अछूतों हेतु एक विद्यालय और विधवाओं के लिए एक विधवा आश्रम की स्थापना भी की थी। कई बार पूछा जा चुका है, दोनों चीज़ें इन्होंने की थी। उनकी पुस्तकें गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ये दोनों पुस्तकें थी इनकी। पारंपरिक रीति रिवाजों और सामाजिक धारणाओं पर इसमें उन्होंने प्रश्न उठाए थे। महासागरीय धाराओं, भूगोल के प्रश्न देख लेते हैं। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है? ये विश्व में प्रमुख मत्स्यन क्षेत्रों के स्थानों को निर्धारित करती। कल वाला वीडियो अवश्य देखिएगा, बहुत जम के इस पे इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई और कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। प्रीलिम्स स्तर के जितने भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा भी अगर आप दे रहे हैं, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट और तथ्य आपको कल वाले वीडियो में 3 घंटे के मिल जाएंगे। 11 बजे देखना मत भूलिएगा सुबह। तो आपको पता है ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती है, वहाँ पर मत्स्यन के लिए एक सुअवसर या कह सकते हैं कि बहुत ही उपयोगी और उसके उपयुक्त एक वातावरण तैयार हो जाता है। तो वहाँ मत्स्यन करने के लिए जितनी उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं वो सभी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये विश्व में प्रमुख मत्स्यन क्षेत्रों के स्थानों को निर्धारित करती है। दूसरा है, पहला वाला सही है, ये ब्रिटेन तट को ठंड के कारण जमने से बचाती है। बिल्कुल सही है। वहाँ पे गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम किया करके ब्रिटेन के तट को क्या करती है? गर्म रखती है। अब यही कारण है, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच अभी हाल ही में हो रहा था, बार बार बारिश हो रही थी। क्यों बारिश हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो आ रही थी और इसकी वजह से जो वाष्पीकरण हो रहा था, उसी की वजह से संघनन की परिस्थितियाँ, वर्षा की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी और बार बार बारिश हो रही थी। तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को प्रभावित करती हैं। आपको पता है एल नीनो इफ़ेक्ट, ये जलधारा का ही प्रभाव होता है। इसके आने और न आने से मानसून अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। तो प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र उन स्थानों पर स्थित है जहां गर्म धाराएं ठंडी धाराओं से मिलती हैं, जैसे न्यू फाउंडलैंड, जहां गल्फ स्ट्रीम, यही है इंग्लैंड वाला जगह, जहां गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर धारा से मिलती है, या जापानी तट जहां क्यूरोशियो धारा आयोशियो धारा से मिलती है। ब्रिटेन के तट की ओर बहने वाली गर्म उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट से जमने से बचाता है। पेरू या हम्बोल्ट धारा ठंडी धारा है जो पेरू के तट पर प्रशांत महासागर से गुजरती है। यह धारा भारतीय मानसून में प्रमुख भूमिका निभाती है। जब यह धारा सामान्य प्रवाह में प्रवाहित होती है तो यह उच्च दबाव का क्षेत्र बनाए रखती है और भारतीय उपमहाद्वीप कम दबाव का क्षेत्र बना रहता है, जिसके कारण नमी युक्त पवनें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती हैं। लेकिन कुछ वर्षों में यह धारा सामान्य से अधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण पेरू और चिली तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है और महासागर की नमी पेरू तट की ओर बढ़ती है। इसी को एल नीनो इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में कम वर्षा होती, ऐसा कहा जाता है मानसून कमज़ोर हो गया है। इसी परिघटना को लोकप्रिय रूप से एल नीनो के रूप में जाना जाता है। कल वाले वीडियो में इस परिघटना का एक सचित्र वर्णन हम करेंगे। निम्नलिखित भू आकृतिक विशेषताओं को नदी के प्रवाह मार्ग के ऊपरी से निचले क्षेत्र में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है। सबसे ऊपर नदी प्रग्रहण होगा, उसके बाद विसर्प होगा जहाँ नदी बहेगी और लास्ट में डेल्टा बनाएगी। तो 2, 1, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोचना ही नहीं है, मार देना है, ए वाला राइट आंसर है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ रिफ्ट घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। आपको पता है पश्चिमी घाट में नदियाँ बहती हैं और पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिफ्ट घाटियाँ हिमालय की हलचल एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अवतलन के द्वारा निर्मित होती हैं। आपको मैंने बताया था कि रिफ्ट घाटियों का निर्माण या रिफ्ट वैली या भ्रंश पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तनाव मूलक बल के कारण, है ना। तनाव मूलक बल के कारण जब किसी तल का एक हिस्सा ऊपर या नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर उठ या गिर जाता है
तो इससे रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है और भ्रंश पर्वत निर्मित होते हैं। तो ये रिफ्ट घाटियाँ हिमालय के हलचल एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अवतलन के द्वारा ही निर्मित होती हैं। तो पहला वाला राइट आंसर है। दूसरा है, इन नदियों में अत्यधिक जलोढ़ निक्षेप पाए जाने के उपरांत भी डेल्टाओं का अभाव होता है। बिल्कुल गलत है। दूसरा, जलोढ़ निक्षेप नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रिफ्ट वैलीज़ में बहती हैं, ठीक है, पथरीले इलाकों से होकर बहती हैं, ठीक है। इनका निश्चित मार्ग होता है। ये जो है जलोढ़ निक्षेप नहीं पाया जाता है इसमें, और डेल्टा तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पूछा भी जाता है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल पहला, ए। रिफ्ट घाटियाँ हिमालय की उथल पुथल के कारण बनी हैं। जब प्रायद्वीपीय खंड का उत्तरी पार्थ का अवतलन और परिणाम स्वरूप अंशन हुआ, अर्थात जब वो नीचे गई, इसलिए कथन एक सही है। दूसरा, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश से होकर बहती हैं और अपनी अपरद सामग्री से मूल दरारें भरती हैं, इसलिए न नदियों में जलोढ़ और डेल्टाई, इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टाई निक्षेपों की कमी है। तो कथन 2 सही नहीं है, पहला ही सही है। ये दर्रे हैं विभिन्न और किस श्रेणी में पाए जाते हैं? तो बनिहाल दर्रा बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है, ठीक है, इसका ये होगा। खारदुंगला तो लद्दाख श्रेणी में है, बिल्कुल सही है। जोजिला पास जो है ये वृहत हिमालय में स्थित है, ठीक है, ये वृहत हिमालय में है जोजिला। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सही सुमेलित है? तो केवल दूसरा वाला ही सही सुमेलित है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। जोजिला रट लीजिए वृहत हिमालय पर, बनिहाल पीर पंजाल पर। जब हम मानचित्र करवाएंगे इसी सीरीज़ में, तो मानचित्रण में आपको सब कुछ, जैसे कंप्लीट वीडियो दे रहे हैं, विश्व मानचित्र का एक वीडियो और भारत के मानचित्र का एक वीडियो कंप्लीट, उसमें सब कुछ पूरा मानचित्र आपका उसमें 1-2 घंटे में, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और आपको सारी जानकारी उससे मिल जाएगी। फोटुला जास्कर पर और खारदुंगला लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित है। आगे बढ़ते, वायु के ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण वायुमंडल के तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, सारी प्रक्रियाएं, चारों प्रक्रियाओं को पहले समझेंगे क्या होता है। चालन किसे कहेंगे? जैसे कि आपने एक बर्तन में क्या रखा? पानी रखा आपने, और इस बर्तन को रखा हीटर पे। ये बर्तन का जो निचला हिस्सा है दोस्तों, किसके संपर्क में है? हीटर के। और हीटर क्या कर रहा है? ताप जनित कर रहा है। अब ये ताप हीटर से कहाँ पर जा रही है? बर्तन में जा रही है। कोई भी 2 विभिन्न जो असमान ताप वाली वस्तुएं होती हैं, उनमें जो ज़्यादा गर्म होती है वस्तु, उससे कम गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु पर उष्मा उसमें संचारित होती है, और तब तक संचारित होती रहती जब तक या तो हटा न लिया जाए या तब तक जब तक दोनों की जो ऊष्मा है वो बराबर ना हो जाए, दोनों का ताप जब तक समान ना हो जाए। इस प्रक्रिया को इस तरीके से जब गर्म किया जाता है कोई वस्तु, तो इसको चालन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और जब ये चालन होता है तो इसमें जो है जल होता है, जल की जो कई परतें होती हैं, एक परत से दूसरे परत को गर्म करते उसके जो अणु हैं, जो उसके तत्व हैं, जो अणु हैं वो एक परत से दूसरे परत तक प्रवाहित होते हैं और गर्म करते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को दोस्तों संवहन की प्रक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संवहन की प्रक्रिया कहेंगे। ठीक इसी तरह वायुमंडल में भी होता है। वायुमंडल क्या होता है? सूर्य जो है, जो ज़्यादा ताप वाली जो स्रोत होते हैं, ताप जिसमें ज़्यादा ताप होते हैं, उनसे ऊष्मा जो है विकिरण के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो सूर्य से जो ऊष्मा होती है वो सूर्य कहीं से टच में नहीं, संपर्क में नहीं हमारे, लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें गर्मी है कि उससे विकिरण के रूप में हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। जब ये ऊष्मा प्राप्त होती है तो हमारा वायुमंडल गर्म होता है, वायु गर्म होती है। जब वायु गर्म होती है तो ये जो है अपने आसपास मौजूद, अपने टच में स्थित जितने भी वायु के जो तत्व हैं उनको गर्म करती है। इसको क्या कहेंगे? चालन प्रक्रिया कहेंगे। लेकिन जब यही वायु ऊपर उड़ती है, हल्की होकर के, गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी और वायुमंडल के विभिन्न परतों को गर्म करती चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जो ऊर्ध्वाधर संचलन की प्रक्रिया है ताप की, इसको क्या कहेंगे? संवहन की प्रक्रिया कहेंगे।
और यही जब संवहन जो है क्षैतिज दिशा में होता है, अर्थात ताप का संचलन जब क्षैतिज दिशा में होता है, इसको हम अभिवहन कहेंगे। तो आपने विकिरण, अभिवहन, चालन और संवहन इन चारों प्रक्रियाओं को समझा। अब प्रश्न में आइए, वायु के ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण वायुमंडल के तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा गया है? संवहन कहा जाएगा। और पृथ्वी गर्म होकर जब अपने से जुड़े जो वायु है उसको जब गर्म करेगी तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा चालन। सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को विकिरण। ठीक है। और जब गर्मी क्षैतिज दिशा में प्रसारित होगी, ठीक है, आसपास के वायुमंडल को गर्म करती चली जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? अभिवहन की प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है। संवहन और अभिवहन की प्रक्रिया में केवल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का अंतर है। डी वाला राइट आंसर होगा इसका। सूर्यातप द्वारा गर्म होने के बाद पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी की निकटवर्ती वायुमंडलीय परतों में ऊष्मा संचारित करती है। भूमि से संपर्क वाली वायु धीरे धीरे गर्म हो जाती है और निचली परतों से संपर्क वाली ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है क्योंकि ये संपर्क में है ना। चालन तब होता है जब असमान तापमान वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। गर्म से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का अंतरण तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों पिंड एक ही तापमान पर नहीं आ जाते या संपर्क टूट नहीं जाता है। वायुमंडल की निचली परतों के तापन में चालन महत्वपूर्ण है। गर्म होने पर पृथ्वी से संपर्क वाली वायु धाराओं के रूप में ऊर्ध्वाधर ऊपर उठती है और पुनः वायुमंडल में ताप संचारित करती है। यही सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की इस प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा की संवहनी हस्तांतरण केवल क्षोभमंडल तक ही सीमित होता है। वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से होने वाले ऊष्मा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है। ये सभी चीज़ें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।